Hello everyone, we will discuss in this video about class 10 science subject and chapter number फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और जो इस सब्जेक्ट में इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, 2 ग्राम फेरस सल्फेट चाहिए क्रिस्टल के रूप में, और वो भी ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में चाहिए, शुष्क उबाली हुई टेस्ट ट्यूब में चाहिए। कलर जो है हमें वो नोट कर लेना है कि फेरस सल्फेट का कलर किस तरह का है। और फिर उस जो बॉइलिंग ट्यूब है उसको फ्लेम के ऊपर एक बर्नर जलाना है, और बर्नर के लैंप पे हमें उसको गर्म करना है। फिर उसके जो क्रिस्टल है उसको हीट करने पे हमें देखना है उसका कलर कैसा चेंज हो रहा है, ऑब्जर्व करना है उसके कलर को। साथ में हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि वेफ्टिंग गैस जेंटली टूवर्ड्स नोज। आपको बड़ी सावधानी पूर्वक जो गैस है उसको हाथ से हवा देना है अपनी नाक की तरफ, नोज़ की तरफ, और अपना सर लेके नहीं जाना, अपना नोज उस फ्यूम में नहीं लेके, जो वो हानिकारक हो सकता है। और दूसरा जो हमें प्रिकॉशन करना है वो है जो इसका ओपनिंग पॉइंट है टेस्ट ट्यूब का, वो अपने निहेवर्स की तरफ नहीं करना है, ना ही अपनी तरफ करना है, वो दूसरी अलग साइड में करके रखना है ताकि वो किसी को नुकसान ना करे। और इसी तरह से अरेंजमेंट करके हमें ये प्रयोग करना है। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट था वो उसका कलर चेंज हो गया होगा, और साथ में ही उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होगी फेरस सल्फेट की, वो सल्फ़र की जैसे जैसे जला हुआ सल्फ़र होता है, गंध करता है, उसी तरह से फेरस सल्फेट भी करेगा। यहाँ पर वो रिएक्शन दी गई है कि यहाँ पर फेरस सल्फेट है जो सॉलिड रूप में है, उसको जब गर्म किया गया है तो वो फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया है, अर्थात डिकम्पोज हो गया है। यहाँ पर केवल एक रिएक्टेंट्स का उपयोग किया गया है और कई सारे प्रोडक्ट निकल रहे हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि एक रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज हो गया है कई सारे प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर आप इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पर क्या होता है, जो फेरस सल्फेट होता है वो जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है वो उसमें से वाटर निकल जाता है। जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में वाटर होता है, और वो वाटर निकल जाता है जब वो गर्म किया जाता है, जिससे उसका कलर चेंज हो जाता है, और वो फेरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी डिकम्पोज हो जाता है। इसमें जो फेरिक ऑक्साइड है वो सॉलिड रूप में है, और जो CO2 और SO2 और SA3 हैं वो गैस रूप में हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसे आप मार्बल कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन, वो जो होता है उसको जब हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में, या इसे हम क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है क्विक लाइम भी कहते हैं। ये बहुत सारे इसके उपयोग होते हैं, जैसे सीमेंट बनाने में इसका एक उपयोग होता है। और जब ये डिकम्पोज होता है तो इसमें से हीट दी जाती है। ऊपर वाली भी रिएक्शन में आपने देखा था उसे हीट दिया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं हीट यहाँ पर दी गई थी और यहाँ भी हीट दी गई है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जिन रिएक्शनों में हमें हीट देनी पड़ती है और वो डिकम्पोज हो जाती हैं, डिकम्पोज अर्थात वो एक रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट में टूट जाता है, तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसी तरह से हम थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और उदाहरण लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेते हैं, वो भी बॉइलिंग ट्यूब में। फिर उसे हम इस तरह से गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होगी, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की एक ब्राउन सी फ्यूम्स निकलेगी, इसे हम देख सकते हैं, और साथ में अन्य प्रोडक्ट भी निकलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्राउन फ्यूम्स होगी वो निकल रही होंगी, वो जो हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती हैं। अब रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन को हम यहाँ पर देखते हैं। लेड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेड ऑक्साइड में चेंज होता है, और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ये ब्राउन रंग की फ्यूम्स निकलेंगी, और साथ में ऑक्सीजन भी निकलेगी। यहाँ पर ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। यहाँ पर लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है जब आप इसे गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने के तो इसलिए थर्मल कहते हैं। थर्मल का मतलब हीट होता है, हीट देना। और डिकम्पोजिशन वो कई टुकड़ों में टूट जा रहा हो रिएक्शन के दौरान, उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। अब जो इसी तरह की एक अन्य एक्टिविटी भी देख लेते हैं कि उसमें क्या करते हैं, हम एक जग लेते हैं, एक मग लेते हैं प्लास्टिक का, और उसमें 2 होल कर देते हैं नीचे की साइड पे। फिर रबर के स्टॉपर की मदद से उसमें हम
होल को रोक बंद कर देते हैं और साथ में लगा देते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड या फिर ग्रेफाइट। यहाँ पर ग्रेफाइट कहा गया है और यहाँ पर कहा गया है कार्बन इलेक्ट्रोड। इसका अर्थ ये है, जैसे कार्बन होता है तो कार्बन कई रूपों में प्रारूप जिसे कहते हैं कई टाइप्स के यौगिक बनाता है। जैसे कोयला भी कार्बन है, वो कार्बन सॉलिड रूप में है। इसी तरह डायमंड है, डायमंड भी कार्बन का ही रूप है, वो दूसरी तरह से है। इसी तरह ग्रेफाइट होता है, जो अब इलेक्ट्रोड ज़्यादातर ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं, उसे हम कार्बन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तीनों ही कार्बन के रूप हैं, कोयला, डायमंड और ग्रेफाइट, ये तीनों ही कार्बन के ही रूप होते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कार्बन इलेक्ट्रोड और ग्रेफाइट रॉड अलग अलग क्यों लिखा है। तो ये सारा अरेंजमेंट कर देते हैं स्टॉपर की मदद से और फिर इलेक्ट्रोड को हम 6 वोल्ट की बैटरी से एक तार के द्वारा जोड़ देते हैं और तार में सीधे बीच में हम स्विच भी लगा देते हैं और फिर हम उसको मग को भर देते हैं वाटर से। इतना भर देते हैं कि जो ग्रेफाइट कार्बन इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं वो पूरी तरह से डूब जाएँ। फिर हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस भरे हुए जग में उनको हम उल्टा रख देते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर, जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से रखी गई हैं टेस्ट ट्यूब को। फिर क्या करना है, ये सारे एपरेटस को सिस्टम को फिट करने के बाद हमें इस स्विच को ऑन कर देना है। स्विच ऑन करने के बाद सारे एपरेटस को बिना डिस्टर्ब किए हुए कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम ऑब्जर्व करते हैं कि उनमें से कुछ बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कुछ बबल बनना शुरू हो गए हैं। तो ये होता रहेगा, फिर इसे आप कुछ समय छोड़ने के बाद बबल्स बनते रहेंगे। फिर देखेंगे आप क्या उसमें ऑब्जर्व करते हैं, जो गैस जो कलेक्ट हुई है वो के समान मात्रा में दोनों टेस्ट ट्यूब में, दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर जो टेस्ट ट्यूब लगी है उन पे समान मात्रा में, तो वहाँ पर नहीं होगा क्योंकि आपने फिल किया है H2O। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है ये हम बता रहे हैं। इसमें आप देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन जो एक मॉलिक्यूल है वाटर का, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑक्सीजन कम है, तो ये जो कम वाला हिस्सा है ये ऑक्सीजन का होगा और ये जो ज़्यादा वाला हिस्सा है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हर मॉलिक्यूल में 2 हैं। तो यहाँ पर जब बैटरी से आप डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, यहाँ पर हीट दे रहे हैं, आप एक तरह की ऊर्जा दे रहे हैं वाटर को इलेक्ट्रोड के जरिए, तो यहाँ पर वाटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा अमाउंट में होगा, वो इधर होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2 एटम्स हाइड्रोजन के निकलेंगे, वो ज़्यादा होंगे। एक ऑक्सीजन का निकलेगा, ये इधर आ जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। वो अलग अलग इलेक्ट्रोड पे अलग अलग चीज़ें इकट्ठी होती हैं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि आखिर अलग अलग जगह पे वहाँ पर ऑक्सीजन क्यों नहीं गया, यहाँ पे हाइड्रोजन गया, तो ऐसा क्यों हुआ। ये सब आप हायर क्लासेस में या अगले चैप्टर्स में शायद पढ़ें आप। ये सारे प्रिकॉशन, ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया टीचर के मदद के साथ करनी है। यहाँ पर ये केयरफुली प्रिकॉशन बताया जा रहा है। इस तरह से आप यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन देखें, वाटर का डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। इसी तरह हम एक दूसरे तरह का डिकम्पोजिशन देखते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, एक सनलाइट की उपस्थिति में एक प्रैक्टिकल करते हैं। क्या करते हैं, चाइना डिश लेते हैं, डिश में हम सिल्वर क्लोराइड का थोड़ा सा रख देते हैं सॉलिड, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड चाइना डिश में रख देते हैं। अब इसके कलर को चेक करेंगे कि भाई इसका कलर किस तरह है। अब जब वहाँ पर हम कुछ देर सिल्वर क्लोराइड, जो सिल्वर होता है वो Ag होता है, क्लोरीन का फार्मूला Cl होता है। सूर्य की उपस्थिति में जो क्लोरीन होती है वो गैस बाहर निकल जाती है और बचता है मात्र केवल सॉलिड सिल्वर। यहाँ पर देख रहे हैं, यू विल सी वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड था वो सनलाइट की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोराइड में अलग अलग हो जाता है। क्लोरीन जो है वो गैस के फॉर्म में यहाँ देख सकते हैं और सिल्वर है सॉलिड रूप में। तो ये जो क्लोरीन है ये गैस वापस एयर में निकल जाती है, इससे आपको प्योर सिल्वर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जो है डिकम्पोजिशन हो रहा है, आप देख रहे हैं एक रिएक्टेंट है और यहाँ पर प्रोडक्ट 2 बन रहे हैं। 2 प्रोडक्ट्स 2 टुकड़ों में ये टूट जा रहा है और एक तरह से सनलाइट की उपस्थिति में हीट दे रहे हैं। तो ये भी एक तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन ही है, ये भी एक रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन की। तो फिर आगे देखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव इन द सेम वे। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड भी बिहेव करता है, इसी तरह से उसकी भी रिएक्शन होती है और वो सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाता है। ये जो सारी ऊपर रिएक्शन आपने देखी हैं, द एबव रिएक्शन आर यूज्ड ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये वाली जो रिएक्शंस है, ये वाली ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो
पुराने समय में पहले होती थी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, उसमें उपयोग किया जाता था। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऊर्जा का कैसा रूप है जो इनको डिकम्पोज कर रहा है। सनलाइट एक तरह से ऊर्जा ही है। वी हैव सीन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हमने इतने सारे डिकम्पोजिशन के उदाहरण पढ़े हैं, एग्जाम्पल्स देखे हैं, उनमें हमें ऊर्जा का किस रूप में उपयोग करना पड़ता है, या तो सनलाइट के रूप में, या इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, या फिर हीट, हम डायरेक्टली फ्लेम से हीट करते हैं बर्नर की मदद से। इस तरह से ये सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, क्योंकि इनमें जो रिएक्शंस जो सारी हो रही हैं उनमें हमें ऊर्जा को देना पड़ता है, ये एनर्जी को एब्जॉर्व करती हैं। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक, उनमें ऊर्जा निकल रही थी। जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म किया था तो ये वाटर के साथ मिक्स किया था तो वहाँ पर ऊर्जा निकल रही थी और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी निकल रहा था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसको हमने वॉल की पुताई के लिए, पेंटिंग के लिए उपयोग किया था। फिर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट इससे रिएक्शन करके ज़्यादा चमकदार बन जाता है वॉल पे। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखी हैं कि वहाँ पर ये एक्सोथर्मिक थी, यहाँ पर ऊर्जा निकल रही थी, तमाम सारी ऊर्जा निकाल रहे थे। और ये वाली जो रिएक्शन आप भी पढ़ रहे हैं हम, ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है, रिएक्टेंट को गर्म करना पड़ रहा है, और वहाँ पर कुछ गर्म नहीं करना पड़ रहा था, इसलिए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस थी। तो आपने ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। और फिर आगे अब क्वेश्चंस हैं और है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।